अब हम चैप्टर 8 करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उनमें सबसे पहले जो सारांश है उस चैप्टर का छोटे छोटे लाइन के अंदर, ठीक है, वन लाइनर सारांश, ठीक है, वो सब करते हुए फिर जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, वो पूरा करेंगे। तो ये आप वन लाइनर सारांश है, जैसे आनुवंशिकी की परिभाषा क्या है, आनुवंशिकता क्या है, ठीक है, संकरण क्या होता है, ठीक है, जीन प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, समयुग्मजीव विषम युग्मजीव, ये याद कर लेंगे छोटे छोटे। और उसके बाद में जब आप है जो पाठ के अंदर पूछे गए प्रश्न है वो और पाठ के बाद में जो दिए गए प्रश्न है वो सब याद कर लेंगे ना, ठीक है, तो आप है जो मैक्सिमम मार्क्स लेके आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स ला सकेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले पाठ के सारांश और छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं वो आपको कवर करवाते हुए चलूँ, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये आपको याद करना है, ठीक है। तो जो 8वां चैप्टर है आनुवंशिकता, उसका पार्ट 4 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन लिखी है वो है कि जनन प्रक्रम द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हैं, कुछ भिन्न भी होते हैं। तो सीधी सी बात है कि जनन वह क्रिया है, पूछ लिया जाए कि जनन क्या है तो आप कहेंगे कि जनन एक क्रिया है जिससे नए जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और नए जो जीव होते हैं वो जनक यानी अपने पेरेंट्स के कुछ समान भी होते हैं और कुछ उनमें भिन्नताएं भी होती हैं। जैसे हम हैं, हम अपने माता पिता के काफ़ी समान भी दिखते हैं और कुछ हमें उनसे अलग भिन्नताएं भी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आ गया कि जनन किसे कहते हैं या जनन प्रक्रिया क्या है, तो आप लिखेंगे कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। नए जीव जो हैं जनक के समान होते हैं तथा कुछ भिन्नताएं भी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये देखो अलैंगिक जनन, ये परिभाषा आ सकती है, ठीक है। अलैंगिक जनन एक प्रकार की जनन प्रक्रिया ही है। इसमें जो उत्पन्न संतति या जीव है वो अपने माता पिता के लगभग, ये बहुत, इसने लिखा है कि बहुत अधिक समानताएं होती है, मैं तो आपको ये कहूँ कि हूबहू 100% है जो अपने जनक के समान होता है, ठीक है। ध्यान रखना कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो आप क्या लिखेंगे कि अलैंगिक जनन एक प्रकार की जनन प्रक्रिया है जिससे उत्पन्न जीव, ठीक है, या संतति अपने माता पिता के या अपने जनक के एकदम समान होती है, एकदम समान होती है। आप बहुत अधिक समानताओं की जगह ऐसे लिखेंगे कि एकदम समान होती है, क्या लिखेंगे, एकदम समान होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो कि स्पीसीज यानी जातियों में आपस में विभिन्नताएं होती है। हम सब अलग अलग हैं, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, हम सब अलग अलग हैं। जानवरों, मनुष्यों, पेड़ पौधों सब में अलगताएं विभिन्नताएं हैं। अच्छा, अगर हम सभी एक होते हैं ना तो हम लंबे समय तक साथ रह ही नहीं पाते, क्योंकि हम सबकी आवश्यकता एक ही होती, एक ही प्रकार के संसाधन हमें चाहिए होते। हम एक ही चीज़ के लिए क्या करते, संघर्ष करते, अंततः क्या हो जाते, मृत्यु हो जाती, खत्म होना पड़ता। लेकिन पेड़ पौधों को कुछ और चाहिए, है ना, जैसे नाइट्रोजन वगैरह, खाद वगैरह चाहिए। हम इंसानों को है जो फल फूल चाहिए, ठीक है, जो पेड़ पौधों को नहीं चाहिए खाने के लिए। तो हमारी जो क्या है आवश्यकताएं अलग अलग है ना। तो स्पीसीज में यानी जातियों में विभिन्नताओं के कारण ही हम हैं अस्तित्व में लंबे समय तक एक साथ एक समान है जो रह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों के विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, ठीक है। आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, ये परिभाषा आ सकती है, ठीक है। तो आनुवंशिकी किसे कहते हैं, तो जीव, आनुवंशिकी क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि आनुवंशिकी क्या है तो आप क्या लिखेंगे कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जिसमें जीवधारियों या जीवों के आनुवंशिक एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आनुवंशिकी क्या है, अगर ये परिभाषा आ गई तो आप क्या लिखेंगे कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों या जीवधारियों के आनुवंशिक एवं विभिन्नताओं को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और आनुवंशिकता क्या है, ठीक है, अगर ये परिभाषा आ गई तो आप क्या लिखेंगे कि जनक जीवों यानी पेरेंट्स से संतति में जो गुणों और लक्षणों का स्थानांतरण होता है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता लंबे हैं, ठीक है, और संयोगवश आप भी लंबे हुए, ठीक है, या आपके माता पिता क्या है जो नाटे हैं, आप भी नाटे हुए, है ना। तो जो जनक जीवों से संतति में गुणों और लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है ना, ठीक है, जनक जीवों से यानी पेरेंट्स से संतति यानी बच्चों में जो गुणों और लक्षणों का स्थानांतरण हुआ उसे कहते हैं आनुवंशिकता। क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं वंशागत लक्षण, मतलब ऐसे लक्षण जो आपकी पूरी वंशावली में, जो आपकी पूरी पीढ़ी के अंदर है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए किसी का काला तिल है तो सबके काला तिल हो रहा है हाथ में या जो से भी है, ऐसा तो होता नहीं है, फिल्मों में ही होता है। लेकिन मान लीजिए किसी के 6 अंगुली है, होता है, कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनके 6 अंगुली अंगूठे के पास, और उनके बच्चों में भी 6 अंगुली होती है ना। दांत तो आंखों का कलर देख लो, किसी के परिवार में मान लो किसी की नीली आंख है या किसी की भूरी आंख है तो माता पिता की भूरी होती है, बच्चों की भी भूरी होती है ना। तो ये उसे बोलते हैं वंशागत लक्षण, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद में ग्रिगोर जॉन मेंडल की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आनुवंशिकता के बारे में, आनुवंशिक लक्षणों के बारे में या वंशागति के नियमों का प्रतिपादन जिसने किया था उसे वो उस वैज्ञानिक का नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल, या जॉन मेंडल याद करेंगे तो भी चलेगा, आपको खाली मेंडल याद है तो भी चलेगा।
अच्छा, इसी को कहते हैं आनुवंशिकी का जनक, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इसी को कहते हैं, मेंडल को ही कहते हैं। तो ये सिंपल सा सवाल आ सकता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो मेंडल को कहते हैं, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, मेंडल जो साइंटिस्ट था जिसने आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, इसने है जो किस प्रकार से लक्षणों की वंशागति होते हैं उसे दिखाया था। तो इसने किस पादप पर, क्योंकि इसने भाई वैज्ञानिक है तो किसी पर तो प्रयोग किया होगा ना, तो किस पर प्रयोग किया, तो एक पौधे पर प्रयोग किया। और कौन से पौधे पर प्रयोग किया, तो मटर, ठीक है, किस पर किया, मटर। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो ये आप इतना सा याद रखना कि मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं और इसने मटर के पौधे पर यानी पाइसम सेटाइवम के पौधे पर है जो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो मेंडल ने क्या चुना, तो मटर के पौधे पर अनेक जो विकल्पी लक्षण थे ना उनको चुना, जैसे कि मटर जो गोल हो सकती है या झुर्रीदार बीज हो सकते हैं, मटर के पौधे लंबे भी होते हैं, मटर के पौधे बौने भी होते हैं, मटर के पौधों पर सफ़ेद फूल भी लगते हैं, बैंगनी फूल भी लगते हैं। इस प्रकार के लक्षणों का उसने चयन किया और उस पर क्या किया, प्रयोग किया अपने, ठीक है। अच्छा, कारक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल का कारक क्या है। देखो, आज हम कहते हैं कि हमें माता पिता से गुणसूत्र मिलते हैं या जीन मिलते हैं, और ये गुणसूत्र या जीन या डीएनए यही क्या है, आनुवंशिकी या वंशागति का कारक है, ठीक है। उस समय तक ये पता नहीं था जब मेंडल शुरुआत में आए थे, तो मेंडल ने इन जीन को या इन गुणसूत्रों को कारक कहा था, क्या कहा था, कारक कहा था, फैक्टर कहा था, याद रखना। तो मेंडल ने जब प्रयोग किए थे तब उस समय तक है जो गुणसूत्र व जीन संबंधी खोज हुई नहीं थी, ठीक है। इस कारण मेंडल ने इन गुणसूत्रों को या इन जीन को ही या लक्षणों को नियंत्रित करने वाली रचनाओं को ही है जो कारक कहा था। तो याद करना, तो मेंडल के कारक क्या है, तो वर्तमान समय में जो गुणसूत्र या जीन है वही मेंडल के कारक है। उस समय तक है जो गुणसूत्र या जीन की खोज नहीं हुई थी या ऐसे नामों का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो मेंडल ने जो लक्षणों को नियंत्रण करने वाले जो संरचनाएं होती है उसको कारक कह दिया था, ठीक है। संकरण क्या कहते हैं, दो जाति के जीवों के बीच में क्रॉस या निषेचन करवाकर है जो नई संतति प्राप्त करने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो ये परिभाषा आ सकती है, जैसे ये एक बौना मटर का पौधा है और ये एक लंबा मटर का पौधा है, ठीक है। इसके फूल से परागकण इसमें छिड़के या इसके फूल के परागकण इसमें छिड़के और जिसके फलस्वरूप हमें जो बीज की प्राप्ति हुई और उस बीज को हमने उगाया, तो मान लो वो बीज लंबा पौधा बना, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं संकरण। तो दो जाति के जीवों के बीच में क्रॉस या निषेचन कर नई संतति प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। और उस संकरण से जो संकर पौधा मिला जो कि लंबा था, बौना पौधा लिया हमने और एक लंबा पौधा लिया, लेकिन जब इन दोनों का बीज पैदा हुआ, जब बीज को उगाया वो भी लंबा मिला, ठीक है। तो ये लंबा वाला पौधा क्या हो गया, संकर बीज भी आता है ना बाजार में, ठीक है। तो संकर किसे कहते हैं, दो जाति के जीवों के बीच क्रॉस कराने से उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। तो संकरण, कारक और संकर तीनों वन लाइनर है, आपको याद कर लेना है, सीधा सीधा जो है सवाल है जो एग्जाम में आ सकता है। F1PD किसे कहते हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये एक बौना पौधा था और एक लंबा पौधा था, इन दोनों के बीच में संकरण कराया तब हमें एक लंबा पौधा मिला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं F1PD। अच्छा, फिर एक लंबा पौधा और एक लंबा पौधा के बीच में संकरण करवाया और मान लीजिए एक हमें या लंबा पौधा या बौना पौधा, देखो ये एक बौना पौधा था और ये एक लंबा पौधा था, इन दोनों के बीच में संकरण करवाया तो हमें मिला एक लंबा पौधा, बौना भी मिल सकता है मान लेते हैं। फिर हमने एक और बौना ले लिया पौधा मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में संकरण करवाया तो मान लीजिए हमें एक बौना पौधा मिला। तो ये तो हो गई, ये जो पीडी हुई ना ये तो हो गई ओरिजिनल पेरेंट्स, ठीक है, पीडी। और ये पीडी बोलते हैं F1PD और दूसरी वाली पीडी को बोलते हैं F2PD। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। तो देखो ये सीधी सीधी परिभाषा है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आप आराम से कर पाएंगे, एक एक लाइन याद करनी है। F1PD किसे कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं F1 या प्रथम जनरेशन। ये वह जनरेशन है जो आनुवांशिक रूप से भिन्न जीवों यानी जनक के मध्य क्रॉस कराने से उत्पन्न पीढ़ी को क्या कहते हैं, F1PD या प्रथम जनरेशन कहते हैं। सीधा सा यही लिख दो कि जनक के मध्य, ठीक है, जनक के मध्य क्रॉस करवाने से। F2PD किसे कहते हैं, F1 जनरेशन के मध्य आपने क्रॉस करवाया तो उससे परिणाम स्वरूप जो जनरेशन प्राप्त हुई उसे द्वितीय जनरेशन या F2 कहते हैं। तो F2PD किसे कहते हैं, द्वितीय जनरेशन या वह जनरेशन है जो F1 जनरेशन के जीवों के मध्य संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, ये दो आपको भी आना चाहिए, ठीक है। तो जीन प्रारूप किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, कोई पौधा बौना है, कोई पौधा लंबा है, कोई पौधा क्या है, इसमें मटर के पौधे में सफ़ेद फूल होते हैं, किसी मटर के पौधे में बैंगनी फूल होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों होते हैं, किसी जीन की वजह से होते हैं अंदर, है ना, उसकी आनुवांशिक की रचना है, इसी प्रकार का कोई जीन है उसके अंदर, ठीक है, इसी वजह से होता है।
ठीक है। तो जीवों के आनुवंशिक संगठन यानी जीनी संरचना को ही जीन प्रारूप कहते हैं। ठीक है, तो जीवों के क्या बोला मैंने, आपको पूछ लिया जाएगा कि जीन प्रारूप क्या है, तो आप लिखेंगे कि जीवों के आनुवंशिकीय संगठन अर्थात जीनी संरचना को क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। और लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं कि बाहर जैसा जीव दिख रहा है, लंबा, पौधा, बोना, जो भी दिख रहा है बाहर से, जो भी दिख रहा है लाल, हरा, गुलाबी, वो तो जीव के बाहरी लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो आसान 2 परिभाषाएं आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में युग्म विकल्पी कैसे कहते हैं। पता है, कोई भी जैसे कैरेक्टर है ना, जैसे कि लंबापन, तो लंबापन के लिए 2 जीन होती है। ठीक है, बोनापन के लिए भी 2 जीन होती है। मटर के पौधे के अंदर मान लीजिए सफ़ेद फूल है, तो सफ़ेद फूल के लिए भी 2 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, सब के लिए 2 होते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं युग्म विकल्पी। इसको क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि किसी प्राणी में एक गुण को नियंत्रित या अभिव्यक्त करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप को ही क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। अच्छा, समयुग्मज भी कैसे है कि अगर ये दोनों एलील सेम है, मतलब दोनों में लंबापन है, या एक में लंबा एक बोनापन, ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों में बोनापन है। जैसे मान लीजिए मटर का पौधा अगर पूरा लंबा हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल टी। ठीक है, मतलब ये जो संकर हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब लंबेपन की। तो देखो 2 जीन होगी हमेशा, तो ये तो हो गया युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या होता है कि किसी प्राणी में एक गुण को नियंत्रित करने के लिए जीन के हमेशा 2 जोड़े होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जोड़े समान है, कैपिटल टी स्मॉल टी चाहे जो भी हो, दोनों जोड़े समान है ना, तो उसको बोलते हैं समयुग्मजी। लेकिन एक इस जोड़े में से एक तो क्या कैपिटल है, दूसरा क्या स्मॉल है, तो इसे कहते हैं विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी क्या कहते हैं, किसी गुण के लिए एक समान जो युग्म विकल्पी वाला है ना, उसको तो बोलते हैं समयुग्मजी। जैसे आर है, टी है। विषम युग्मजी क्या होती है कि जब दोनों एलील असमान हो, यानी कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर, उसे बोलते हैं विषम युग्मजी। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये याद करना कि आप एकल संकर संकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जब केवल एक ही गुण को लेकर, जैसे लंबाई को लेकर संकरण करवा दिया जाए 2 पौधों के अंदर, जैसे लंबा है, बोना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि एकल संकर संकरण। अब द्विसंकरण संकरण किसे कहते हैं कि सिर्फ लंबाई नहीं, लंबाई प्लस पौधे का रंग। ठीक है, पौधे के फूलों का रंग लाल या हरा है, तो मतलब कि हरे, मान लीजिए कि सफ़ेद मटर के, सफ़ेद और लंबे, सफ़ेद तो फूल और लंबे मटर के पौधे का क्रॉस हमने करवा दिया किसके साथ में, पर्पल बैंगनी फूल और बोने पौधे से। तो 2 गुण ले लिया नाम ने, एक तो सफ़ेद होना और एक लंबा होना, तो उसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो एकल संकर संकरण किसे कहते हैं, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस एकल संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं कि 2 जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है, शुद्ध किस्म किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक समान लक्षण पैदा करते हैं, उन्हें कहते हैं शुद्ध किस्म। हमेशा लंबा है तो लंबापन ही है, हमेशा यही जीन है इनके अंदर, लंबे समय से यही जीन चला आ रहा है, लंबा दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए कि ये एक मान लीजिए 2 पौधे थे, एक ही लंबापन, ये पौधा बोना, और इसका क्रॉस करवाया तो हमको ये मिला। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए बच्चों, पेरेंट्स हो गए, जनक हो गए, जनक, और ये क्या हो गई, F1 पीढ़ी हो गई। ठीक है, अब इस F1 पीढ़ी का वापस से इस वाले से, बोने वाले से क्रॉस करवाना, ठीक है, या संकरण करवाना, इसे कहते हैं परीक्षण संकरण। जब F1 पीढ़ी का, ठीक है, जो समयुग्मजी अप्रभावी जनक, इसको अप्रभावी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटा है ना, बोना है ना, इसलिए अप्रभावी जनक के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। F1 पीढ़ी का क्रॉस इसके साथ नहीं, ये तो प्रभावी है। ठीक है, अप्रभावी जनक के साथ में, अप्रभावी मतलब बोना, छोटा है ना, कैपिटल टी है, सॉरी स्मॉल टी है, कैपिटल टी तो लंबे के लिए टॉल को दिखाता है, और ये बोनापन को दिखाता है। तो F1 पीढ़ी का क्रॉस है जो क्या करना, अपने है जो अप्रभावी जनक से करवाना, उसे क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप, ठीक है, मेंडल के वंशागति के 3 नियम थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नियम आपको याद आना चाहिए। सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि मेंडल के वंशागति के 3 नियमों के नाम बोलो, तो सबसे पहले तो आपको नाम याद आना चाहिए कि प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोला मैंने, प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तीनों नियम याद होने चाहिए। तो मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
अच्छा ये क्या है समझते हैं। प्रभाविता का नियम क्या है, देखो ये मेंडल कहता है जैसे कि मटर का पौधा लंबा होगा तो उसका मतलब ये जीन है। अगर मटर का पौधा बोना है तो उसके अंदर टी यानी स्मॉल टी वाला जीन है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा मटर का पौधा है जिसके अंदर एक तो ये कैपिटल टी है और एक ये स्मॉल टी है, ठीक है। ये तो हमने बोल दिया क्या होगा, ऐसा पौधा तो क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। और ऐसा पौधा क्या होगा, बोना होगा, ठीक है। हमने ये बोल दिया कि अगर ऐसा कोई मटर का पौधा है जिसमें एक तो कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, तो वो पौधा कैसा होगा। तो आप तो कहेंगे आधा लंबा आधा बोना या बीच का, नहीं, ये पौधा भी पूरा लंबा ही होता है। लंबा कितना, अगर ये 5 सेंटीमीटर का ना तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होता है। आपके तो ऐसे कैसे, इसमें तो एक जीन बोने वाली है। तो मेंडल ये का प्रभाविता का नियम यही कहता है कि ध्यान रखना कि हमेशा एक लक्षण प्रभावी होता है। ये प्रभावी, ये वाला जीन अगर दोनों आ गए तो भी पौधा लंबा होगा, एक आ गया तो भी लंबा होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो गुणसूत्र है वो इस पर क्या है, प्रभावी है। इस गुणसूत्र पे क्या है, प्रभावी, डोमिनेंट है, इसकी चलने ही नहीं देता। अगर ये आ गया तो इसकी चलने ही नहीं देगा, ठीक है। खाली ये है तो ठीक है पौधा बोना होगा, लेकिन अगर ये एक भी आ गया तो उसकी चलने नहीं देगा। तो यही तो मेंडल का क्या है, प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, भाषा में पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है, जैसे लंबापन या बोनापन, तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, ठीक है। और जो लक्षण छिपे रहते हैं वो अप्रभावी होते हैं। तो यही है कि जब दो विपरीत, ये देखिए, दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में हमें क्या मिला, ये मिला। तो ये क्या था, लंबा था, इसका मतलब लंबापन क्या है, प्रभावी जीन है। क्या है, प्रभावी जीन है, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। तो मेंडल ये कहना चाहता है कि जैसे कि हमने ये क्रॉस करवाया था F1 पीढ़ी के अंदर लंबापन और बुंदापन के जीन के अंदर, तो ये हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टी इसके अंदर मिल जाएगा, मिक्स हो जाएंगे आगे टूट फूट के, नहीं, ये युग्मक हमेशा क्या रहेंगे, ये शुद्ध ही रहेंगे। ये क्या रहेंगे, हमेशा शुद्ध ही रहेंगे। तो मेंडल कहता है कि लैंगिक जनन के दौरान जब युग्मक बनते हैं ना, तो उसमें युग्म विकल्पी यानी जो जीन है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपस में मिक्स नहीं होते। उस विकल्पी के लिए पूर्णतः क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। देखिए विपरीत लक्षण है जो जोड़े में विद्यमान रहते हैं ये शुद्ध रहते हैं। अच्छा, इसी मेंडल के दूसरे नियम को ही है पृथक्करण का नियम भी कहता है। उसके बाद में कहते हैं स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो जीन है ना, गुणसूत्र लंबापन के लिए, ये क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाता है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं और फिर इसमें से एक इसके साथ चला जाता है, एक इसके साथ चला जाता है, ऐसे ही ये भी इसके साथ जा सकता है, ये भी इसके साथ जा सकता है। इसको चेकर बोर्ड से समझाएंगे, देखो चेकर बोर्ड भी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए दो पौधा है, एक पूरा लंबा है एक पूरा क्या है, बोना है। तो इसके दो जीन है ना, ये कैसे बनेंगे, ये से चेकर बोर्ड बनता है, ठीक है। ऊपर ये दो लिख दीजिए एक एक करके और नीचे ये दो लिख दीजिए। अब इसमें क्या होगा, ये और ये और ये, फिर ये और ये और ये, ठीक है। तो देख लीजिए सारे क्या है, स्वतंत्र रूप से अलग अलग आए हैं। अपने स्वतंत्र हुए पहले फिर अलग अलग आए, तो इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो इसके अनुसार दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच में संकरण कराने से लक्षण है जो स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं और फिर आगे वंशागति करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं लिंग निर्धारण, ठीक है। तो विभिन्न स्पीसीज में लिंग धारण के कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो पुरुष के अंदर है जो XY जीन होता है, मानव जो पुरुष होता है ना, ठीक है, मेल के अंदर XY जीन होता है, और जो महिला होती है या मादा होती है उसके अंदर है जो XX जीन होता है, ठीक है। अब बनाओ चेकर बोर्ड, ठीक है, ऊपर XY लिख दो, ये लीजिए ब्रैकेट बना दिया, और इधर XX लिख दो। अब क्या बन रहा है, XX, और देखो ये X है ये X है तो यहाँ XX हो जाएगा, ये Y है ये X है तो यहाँ XY हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ये X है और यहाँ ये X है तो XX हो जाएगा, यहाँ Y है यहाँ X है तो XY हो जाएगा। तो XX तो क्या हो जाएगी, पुत्री संतान की संभावना है, और XY फिर क्या हो जाएगा, पुरुष संतान की संभावना है। तो मतलब महिला तो हमेशा X ही जीन दे रही है ना, X ही क्रोमोसोम दे रही है। पुरुष है जिसका अगर X क्रोमोसोम इसके साथ मिल गया तो वो बेटी पैदा हो जाएगी, और Y क्रोमोसोम इसके साथ मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो बेटा पैदा हो जाएगी। तो यानी कि बच्चा लड़का हो गया लड़की, ये किसके गुणसूत्र पर निर्धारण करता है, पुरुष के गुणसूत्र पर निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये कहता है लिंग निर्धारण, ठीक है। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाला गुणसूत्र, अगर पिता से X मिला तो लड़की पैदा होगी और पिता से Y मिला तो लड़का पैदा होगा, ठीक है।
उसके बाद में बोलते हैं जीनोम। गुणसूत्रों का जो अगुणित सेट होता है उसे क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, यही जीनोम है जो जनक से संतति में पहुंचते हैं। तो आप इतना सा याद कर लेंगे कि गुणसूत्रों का अगुणित सेट जीनोम कहलाता है, और यही जीनोम जो क्या है, जनक से संतति में पहुंचते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने जो चेकर बोर्ड बनाया था ना अभी, ठीक है, एक्स वाई एक्स एक्स वाला, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो पुन्नेट स्क्वायर किसे कहते हैं, ये एक प्रकार का चेकर बोर्ड है जो दो जीवों के बीच में क्रॉस के परिणाम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें अपन है जो प्रश्न उत्तर अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।